Hello, friends. Welcome to Time Tales, where you will find interesting and exciting stories. I am your narrator, and let's begin our story. कुछ समय बाद कृष्णा बाथरूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त बाथरोब बांध रखा था। वो चलकर बाग के पास एयरपोर्ट है और उसमें से कपड़े बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसको कपड़े पर जाती है उसको फिर से ओम पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसमें एक रेड कलर का सुंदर सा अनारकली सूट था जो वाला देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो ऐसे कपड़े पहनती थी, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेशल मौक़ों पर, ऐसे ऑफिस टाइम पर ये कपड़े। उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कपड़े को देखा क्यों नहीं। सिर्फ कुछ पल में ही ओम ने कृष्णा को न जाने कितनी बार गुस्सा दिला दिया था। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वो उन कपड़े को लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। 20 मिनट बाद नीचे ओम हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे लगता है कि कुछ ज्यादा हो समय हो गया है तो वो ऊपर जाने के लिए उठता ही है कि उसे सैंडल की टक टक की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो सामने सीढ़ियों की तरफ अपना नजरों को करता है तो जैसे उसकी सांसें थाम सी जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थम सी गए हो। तभी अब आगे कृष्णा के ऊपर वो लाल रंग अनारकली सूट ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब खिला हो। उसने अपने बलों को भी खोल रखा था जो कमर से थोड़े ऊपर तक लहरा रहे थे। सिर पर बंधी पट्टी भी इस समय किसी मुकुट का काम कर रही थी। उसकी भूरी आंखों का तो क्या ही कहना। कृष्णा को देख ओम के दिल के सभी तार हिल गए थे। सब कुछ अल्ट्रा स्लो मोशन में चल रहा था। उसके दिल की हालत को थोड़ा कुछ लाइन में भी बताओ देते हैं जो ऐसे ही उसके दिल में चहल रहा है। चांद मेरा दिल चांदनी हो, तुम चांद से है दूर, चांदनी कहाँ। लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम, प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ। लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। जाओ मेरी जान जाओ। कृष्णा चलकर नीचे आती है जहां ओम अपने होश खोए उसे ही देख रहा था, जिससे वो चिढ़ जाती है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसकी आंखें ही नोच ले, मगर अपने हिंसक भावना को अपने दिल तक रख ओम के सामने जाकर जोर से कहती है, मिस्टर खन्ना, अगर आपको ताड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद से ओम को होश आता है। अंदर से उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, मगर उसने ये जाहिर बिल्कुल नहीं किया। घर जाने से पहले आपको लंच करना होगा, तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो चले। उसने बस अपना सिर हिला दिया। कृष्णा को अब बस जल्दी से जल्द घर जाना था। जब वो तैयार हो रही थी तभी अचानक उसे आदित्य और पीहू का ख्याल आता है। पर कमरे में उसने फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन मिला नहीं। तब उसे याद आया कि वो तो कार में ही था, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो गई थी। खैर, थोड़ा मोड़ा लंच कर वो बाहर जाने लगती है तो ओम उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है, जिसे वो कुछ पल सोच मन जाती है। लगभग आधा घंटा बाद गाड़ी अग्निहोत्री मशन के बाहर रुकती है, जो कृष्णा ने ही रुकवाई थी। वो तुरंत अपना साइड का गेट खोलती है, बाहर निकल अंदर के तरफ जाने है। कृष्णा ने एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो ओम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि वो भी उसके साथ अंदर जाए, पर पता नहीं किस चीज ने उसे रोक लिया। वो ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस के तरफ मोड़ने को कहता है। अग्निहोत्री मैंशन। कृष्णा जो जल्दी में घर के अंदर जा रही थी, वो अचानक गेट पर किसी से टकरा जाती है। सामने आदित्य था, जो पीहू को समझाकर किसी बहाने से बाहर कृष्णा को ढूंढने ही जा रहा था, लेकिन अचानक अपने सामने कृष्णा को देख उसके आंखों में रुके आंसू बाहर आ जाते हैं और वो एक पल भी गनवाए बिना कृष्णा को आने तरफ खींच गले से लगा लेता है। अब जाकर उसको जान आया था, इतने देर तक न जाने कितने ही बुरे गायन, बुरे सपनों ने उसे जकड़ रखा था। आदित्य कृष्णा को अपने आप से अलग करता है और उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रखता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार था, फिर थी। कहाँ थी आप, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, आपको पता भी है हमारी जान निकल रही थी। एक कॉल तक नहीं किया गया आपसे। आप हमें अपना मानते भी हैं या नहीं। कृष्णा जो कब से बुद्ध बने खड़ी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखते उचित नहीं थे, और अभी सेम वही हो रहा था। उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं दिख रहा था। हमारा फोन कार में था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात उसने ऐसे कहा जैसे कोई डील हो जो उसने आराम से हासिल कर लिया हो।
उसकी बात सुन अब जाकर आदित्य का ध्यान उसके माथे पर बांधे पट्टी पर गया, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है। रंधावा कॉर्पोरेशन। यहाँ का माहौल काफी गंभीर था। रोहन, अविनाश और कियान तीनों बैठे एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। एक फाइल टेबल पर पड़ा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे जान सभी के होश उड़ गए थे। क्या कृष्णा सच बताएगी आदित्य को? किस फाइल को देख रंधावा फैमिली दंग रह गई है? क्या कोई बड़ी बात है? क्या कृष्णा को प्यार होगा? क्या वजह है जिसके कारण वो रोने लगता था? बाकी जानेंगे कल। टेबल तक अच्छे से लाइक और कमेंट जरूर करें। बाय बाय अंडरस्को। आज मेरा एग्जाम खत्म हो गया है तो थोड़ा रिलीफ मिला है, पर लगातार 2 दिन एग्जाम था, भागा दौड़ी और ठीक से नींद न लेने के कारण आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए लिखने की कोशिश करने के बाद भी दिमाग ब्लैक हो गया था। मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, पर मैं कल अच्छे से और बड़ा चैप्टर दूंगी पक्का। आमद, ओम को कुछ एलपीजी पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपको एक बात बता दूं कि एक तो वो उस टाइम बच्चा था, ऊपर से मैंने एक चैप्टर में कहा था कि कोई मजबूरी भी थी तो पहले जज न करे। अभी तो स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है। न्यू स्टोरी भी मैं कल नहीं तो परसों से देना स्टार्ट कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। अब तक कुछ समय बाद कृष्णा बाथरूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त बाथरोब बांध रखा था। वो चलकर बाग के पास एयरपोर्ट है और उसमें से कपड़े बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसको कपड़े पर जाती है उसको फिर से ओम पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसमें एक रेड कलर का सुंदर सा अनारकली सूट था जो वाला देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो ऐसे कपड़े पहनती थी लेकिन सिर्फ कुछ स्पेशल मौकों पर, ऐसे ऑफिस टाइम पर ये कपड़े। उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कपड़े को देखा क्यों नहीं। सिर्फ कुछ पल में ही ओम ने कृष्णा को न जाने कितनी बार गुस्सा दिला दिया था। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वो उन कपड़े को लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। 20 मिनट बाद नीचे ओम हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे लगता है कि कुछ ज्यादा हो समय हो गया है तो वो ऊपर जाने के लिए उठता ही है कि उसे सैंडल की टक टक की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो सामने सीढ़ियों की तरफ अपना नजरों को करता है तो जैसे उसकी सांसें थाम सी जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थम सी गए हो। तभी अब आगे कृष्णा के ऊपर वो लाल रंग अनारकली सूट ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब खिला हो। उसने अपने बलों को भी खोल रखा था जो कमर से थोड़े ऊपर तक लहरा रहे थे। सिर पर बंधी पट्टी भी इस समय किसी मुकुट का काम कर रही थी। उसकी भूरी आंखों का तो क्या ही कहना। कृष्णा को देख ओम के दिल के सभी तार हिल गए थे। सब कुछ अल्ट्रा स्लो मोशन में चल रहा था। उसके दिल की हालत को थोड़ा कुछ लाइन में भी बताओ देते हैं जो ऐसे ही उसके दिल में चहल रहा है। चांद, मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर। चांदनी कहाँ? लौट के आना है यहीं तुमको। जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम, प्यार का ठिकाना। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। चांद, मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर। चांदनी कहाँ? लौट के आना है यहीं तुमको। जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। जाओ मेरी जान जाओ। कृष्णा चलकर नीचे आती है जहां ओम अपने होश खोए उसे ही देख रहा था, जिससे वो चिढ़ जाती है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसकी आंखें ही नोच ले, मगर अपने हिंसक भावना को अपने दिल तक रख ओम के सामने जाकर जोर से कहती है, मिस्टर खन्ना, अगर आपको ताड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद से ओम को होश आता है। अंदर से उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, मगर उसने ये जाहिर बिल्कुल नहीं किया। घर जाने से पहले आपको लंच करना होगा तो मेरे ख्याल से समय हो गया है तो चले। उसने बस अपना सिर हिला दिया। कृष्णा को अब बस जल्दी से जल्द घर जाना था। जब वो तैयार हो रही थी तभी अचानक उसे आदित्य और पीहू का ख्याल आता है, पर कमरे में उसने फोन ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका फोन मिला नहीं। तब उसे याद आया कि वो तो कार में ही था, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो गई थी। खैर, थोड़ा मोड़ा लंच कर वो बाहर जाने लगती है तो ओम उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है, जिसे वो कुछ पल सोच मन जाती है। लगभग आधा घंटा बाद गाड़ी अग्निहोत्री मशन के बाहर रुकती है, जो कृष्णा ने ही रुकवाई थी। वो तुरंत अपना साइड का गेट खोलती है। बाहर निकल अंदर के तरफ जाने है। कृष्णा ने एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो ओम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि वो भी उसके साथ अंदर जाए, पर पता नहीं किस चीज ने उसे रोक लिया। वो ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस के तरफ मोड़ने को कहता है।
अग्निहोत्री मैंशन। कृष्णा जो जल्दी में घर के अंदर जा रही थी वो अचानक गेट पर किसी से टकरा जाती है। सामने आदित्य था जो पीहू को समझाकर किसी बहाने से बाहर कृष्णा को ढूंढने ही जा रहा था, लेकिन अचानक अपने सामने कृष्णा को देख उसके आंखों में रुके आंसू बाहर आ जाते हैं और वो एक पल भी गनवाए बिना कृष्णा को आने तरफ खींच गले से लगा लेता है। अब जाकर उसको जान आया था, इतने देर तक न जाने कितने ही बुरे गायन बुरे सपनों ने उसे जकड़ रखा था। आदित्य कृष्णा को अपने आप से अलग करता है और उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रखता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार था। फिर थी, कहाँ थी आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, आपको पता भी है हमारी जान निकल रही थी। एक कॉल तक नहीं किया गया आपसे। आप हमें अपना मानते भी हैं या नहीं? कृष्णा जो कब से बुद्ध बने खड़ी थी पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखते उचित नहीं थे और अभी सेम वही हो रहा था। उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं दिख रहा था। हमारा फोन कार में था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात उसने ऐसे कहा जैसे कोई डील हो जो उसने आराम से हासिल कर लिया हो। उसकी बात सुन अब जाकर आदित्य का ध्यान उसके माथे पर बांधे पट्टी पर गया जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है। रंधावा कॉर्पोरेशन। यहाँ का माहौल काफी गंभीर था। रोहन, अविनाश और कियान तीनों बैठे एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। एक फाइल टेबल पर पड़ा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे जान सभी के होश उड़ गए थे। कृष्णा जो कब से बुद्ध बने खड़ी थी पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखते उचित नहीं थे और अभी सेम वही हो रहा था। उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं दिख रहा था। हमारा फोन कार में था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात उसने ऐसे कहा जैसे कोई डील हो जो उसने आराम से हासिल कर लिया हो। उसकी बात सुन अब जाकर आदित्य का ध्यान उसके माथे पर बांधे पट्टी पर गया जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है। रंधावा कॉर्पोरेशन। यहाँ का माहौल काफी गंभीर था। रोहन, अविनाश और कियान तीनों बैठे एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। एक फाइल टेबल पर पड़ा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे जान सभी के होश उड़ने वाले थे। अब आगे तीनों अभी चेयर पर बैठे हुए राज का इंतजार कर रहे थे। तभी गेट खुलता है और राज अंदर आते हैं जो अभी किसी से बात करते हुए आ रहा था। हाँ ठीक है, मुझे सारी जानकारी चाहिए कि किसने ऐसा किया है। कुछ भी करो मगर मुझे जानना। हाँ जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है मगर नामुमकिन भी नहीं है। 15 साल पहले की जानकारी निकालना आम बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम ही पूरा विश्वास है। ठीक है, जल्द से जल्द हो जाए। हम ठीक है। राज जैसे अंदर आया था तब से ही तीनों उसे ही देख और सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बात क्या है और उसने सभी को फोन कर इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा, वो भी ऑफिस में न कि घर पर। राज उनके पास आकर बैठ जाता है। वो थोड़ा परेशान दिखा रहा था। 10 मिनट होने को होते हैं लेकिन अभी भी राज ने कुछ भी नहीं कहा था। बार बार वो कोशिश करता लेकिन बोल नहीं पाता जिससे तीनों के मन में घबराहट होने लगती है। आखिरकार जब बर्दाश्त नहीं होता तो सबसे पहले कियानी राज को बोल ही देता है। क्या बात है फूफा जी, एक तो अपने हमें एक साथ बुलाया, ऊपर से 10 मिनट से बैठा कर रखे हुए हैं। अब बोलिए भी आखिर बात क्या है जो आपको इतना हिचकिचाने पर मजबूर कर रहा है? और अभी आप क्या बात कर रहे थे फोन पर? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं। मैं खुद अभी तक हैरान हूं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। राज के ऐसा बोलने पर तीनों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ है, तू मुझे खुलकर बताएगा या ऐसे ही पहेलियां बुझाता रहेगा? इस बार रोहन राज से सवाल करता है। राज एक गहरी सांस भरता है और बोला शुरू करता है। आज मैं हॉस्पिटल के पुराने कमरे में गया था जहां पुराने पेशेंट की फाइल रखी होगी है। मेरे एक पेशेंट की पुरानी फाइल ढूंढने में खुद गया था। आगे क्या हुआ बोल भी इस बार, अगर बात पूरी नहीं की न तूने तो मैं खुद तुझे यहां से बाहर निकालूंगा। इस बार राज फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के साथ बोलता है तो राज तोते की तरह सब बोलने लगता है। अरे नहीं यार, मैं बता तो रहा हूँ, सांस ले रहा था। अच्छा सुनो, फाइल ढूंढने में समय लग रहा था, ऊपर से उस पेशेंट की फाइल 15 साल पुरानी थी। फाइल ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ कृष्णा की फाइल लगती है। एक पल के लिए तो मुझे लगता कुछ गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन उसे के साथ और भी 2 फाइल थी जो कृष्णा के नाम की ही थी। इतने सारे फाइल हमारी कृष्णा के, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और जब मैं उसे खोलता हूँ तो मुझे ये मिलता है। वो सामने पड़े फाइल को देख कहता है। राज के बात से इतना तो समझ आ गया था, बात कृष्णा के बारे में है और कोई बड़ी बात है।
हाँ तो हम कब का ये फाइल देख लेते, लेकिन तूने ही तो कहा किया था कि इस फाइल को कोई न देखे जब तक तुम ना आ जाता है। रोहन ने फाइल देखकर कहा। वो उसे उठाकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे रोहन फाइल को पढ़ रहा था उसे भाव वैसे वैसे बिगड़ते जा रहे थे। वो एक झटके से अपने कुर्सी पर से खड़े हो चिल्लाकर राज से कहता है, क्या है ये सब? 15 साल पहले जब कृष्णा के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था तब तो ऐसा कुछ तूने बताया ही नहीं था, फिर अचानक से ये सब क्या है? गुस्से के कारण वो हौंफने लग गया था। रोहन के इस तरह के अचानक रिएक्शन से अविनाश और कियान दोनों हैरान हो जाते हैं और अपने अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या बात, क्या नहीं बताया, क्या है इस फाइल में। वही राज अपने जगह पर बैठा था क्योंकि उसे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद राज जो बताता है उसे सुनाने के बाद अग्निहोत्री मैंशन। जैसे ही कृष्णा बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, आदित्य का ध्यान उसके सिर पर बांधे पट्टी पर जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से पीहू की आवाज आती है जो सीढ़ियों से नीचे आते आते आदित्य से कहत रही थी, भाई आप जा रहे हो तो प्लीज कृष्णा को बोल दीजिएगा कि जल्दी आ जाए, सुबह से मैंने उसे देखा नहीं है। क्या हुआ, आप यहाँ गेट पर क्यों रुके हुए हो? तभी उसका कृष्णा की झलक दिखती है। कृष्णा, तुम आ गए। अरे ये चोट कैसे लगी तुम्हें? भाई अपने तो कहा था कि वो अपने एनजीओ गए हैं, फिर कृष्णा को चोट कैसे लगी? क्या हुआ है, कोई बताएगा? पीहू सवाल पर सवाल किए जा रही थी जिसके कारण कृष्णा थोड़ी इरिटेट हो जाती है। बस चुप करो, सब कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। मैं बहुत थक गए हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे। इतना कह वो सीधा अपने कमरे में जाती है। न पीहू और न ही आदित्य को कुछ कहने का समय मिलता है। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और आदित्य पीहू को भी आराम करने को कहता है क्योंकि जब तक कृष्णा खुद न चाहे तब तक उसके पास कोई नहीं जाने वाला था। कृष्णा का कमरा। कृष्णा जैसे ही कमरे में आती है सबसे पहले क्लोजेट रूम से कपड़े लेकर चेंज करने जाती है और जो कपड़े ओम ने दिए थे उन्हें अलमारी में रख देती है। इसके बाद बेड के साइड से अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाती है और उसमें कुछ करने लगती है। लगभग 2 घंटे बाद वो किसी को फोन करती है। फोन नयन ने लाकर दे दिया था। तो उधर से आवाज आता है, बॉस ये एक ट्रैप था आपको फंसाने के लिए, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए उन्हें हमारे बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आगे से हमें और सावधान रहना होगा। कृष्णा, इसमें खुद को शाबाशी देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी एक चूक उसे जिंदगी दे सकती है जो मैं हरगिज नहीं चाहती। ये तुम लोगों की आखिरी समझकर माफ कर रही हूँ, आगे से ऐसा नहीं जोनल चाहिए। उसे मेरी तरफ से अच्छा सा तोहफा जरूर पहुंचा देना और ये भी कि यमराज हर बार चूक नहीं करता। उधर से डरी हुई आवाज आती है, जी जी बॉस, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और अपना काम भी हो जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा, होना भी चाहिए, वरना। समझ गया बॉस। सामने से इतना कहते ही कृष्णा कॉल काट देती है और फोन को अपने हाथ में नचाते हुए खुद से कहती है, बस कुछ दिन और जी ले, खुद यमराज तेरे पीछे है, बस प्राण हारने की देरी है, बस आखिरी तुम बचा है। देखती हूँ मेरा तोहफा तुम्हें कितना अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ। कृष्णा उसको समय पूरी पशाई को लग रही थी जिसका पागलपन उसको इंसान की जान लेकर ही काम होने वाला था। क्या है उसको फाइल में? किस बारे में बात कर रहा था राज? अब कौन सी सच्चाई बाहर आने वाली है? किसके बारे में बात कर रही थी कृष्णा? कौन बनेगा कृष्णा के पागलपन का शिकार? सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक अच्छे से लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर छोटा लगे तो आज एडजस्ट कर लीजिए। आज टीच था तो मम्मी की हेल्प कर रही थी जिसके कारण लौटे हो, सॉरी इसके लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। अंडरस्को। अब तक कृष्णा जो कब से बुद्ध बने खड़ी थी पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखते उचित नहीं थे और अभी सेम वही हो रहा था, उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं दिख रहा था। हमारा फोन कार में था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात उसने ऐसे कहा जैसे कोई डील हो जो उसने आराम से हासिल कर लिया हो। उसकी बात सुन अब जाकर आदित्य का ध्यान उसके माथे पर बांधे पट्टी पर गया जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है, रंधावा कॉर्पोरेशन। यहाँ का माहौल काफी गंभीर था। रोहन, अविनाश और कियान तीनों बैठे एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। एक फाइल टेबल पर पड़ा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे जान सभी के होश उड़ने वाले थे।
अब आगे तीनों अभी चेयर पर बैठे हुए राज का इंतजार कर रहे थे, तभी गेट खुलता है और राज अंदर आते हैं, जो अभी किसी से बात करते हुए आ रहा था। हाँ ठीक है, मुझे सारी जानकारी चाहिए कि किसने ऐसा किया है, कुछ भी करो मगर मुझे जानना। हाँ जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। 15 साल पहले की जानकारी निकालना आम बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम ही पूरा विश्वास है। ठीक है, जल्द से जल्द हो जाए। हम ठीक है। राज जैसे अंदर आया था तब से ही तीनों उसे ही देख और सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बात क्या है, और उसने सभी को फोन कर इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा, वो भी ऑफिस में न कि घर पर। राज उनके पास आकर बैठ जाता है। वो थोड़ा परेशान दिखा रहा था। 10 मिनट होने को होते हैं लेकिन अभी भी राज ने कुछ भी नहीं कहा था। बार बार वो कोशिश करता लेकिन बोल नहीं पाता, जिससे तीनों के मन में घबराहट होने लगती है। आखिरकार जब बर्दाश्त नहीं होता तो सबसे पहले कियानी राज को बोल ही देता है। क्या बात है फूफा जी, एक तो अपने हमें एक साथ बुलाया, ऊपर से 10 मिनट से बैठा कर रखे हुए हैं। अब बोलिए भी आखिर बात क्या है जो आपको इतना हिचकिचाने पर मजबूर कर रहा है, और अभी आप क्या बात कर रहे थे फोन पर? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं, मैं खुद अभी तक हैरान हूं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। राज के ऐसा बोलने पर तीनों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ है, तू मुझे खुलकर बताएगा या ऐसे ही पहेलियां बुझाता रहेगा? इस बार रोहन राज से सवाल करता है। राज एक गहरी सांस भरता है और बोला शुरू करता है। आज मैं हॉस्पिटल के पुराने कमरे में गया था जहां पुराने पेशेंट की फाइल रखी होगी है। मेरे एक पेशेंट की पुरानी फाइल ढूंढने में खुद गया था। आगे क्या हुआ बोल भी, इस बार अगर बात पूरी नहीं की न तूने तो मैं खुद तुझे यहां से बाहर निकालूंगा। इस बार राज फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के साथ बोलता है तो राज तोते की तरह सब बोलने लगता है। अरे नहीं यार, मैं बता तो रहा हूँ, सांस ले रहा था। अच्छा सुनो, फाइल ढूंढने में समय लग रहा था, ऊपर से उस पेशेंट की फाइल 15 साल पुरानी थी। फाइल ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ कृष्णा की फाइल लगती है। एक पल के लिए तो मुझे लगता कुछ गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन उसे के साथ और भी 2 फाइल थी जो कृष्णा के नाम की ही थी। इतने सारे फाइल हमारी कृष्णा के, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और जब मैं उसे खोलता हूँ तो मुझे ये मिलता है। वो सामने पड़े फाइल को देख कहता है। राज के बात से इतना तो समझ आ गया था, बात कृष्णा के बारे में है और कोई बड़ी बात है। हाँ तो हम कब का ये फाइल देख लेते, लेकिन तूने ही तो कहा किया था कि इस फाइल को कोई न देखे जब तक तुम ना आ जाता है। रोहन ने फाइल देखकर कहा। वो उसे उठाकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे रोहन फाइल को पढ़ रहा था उसे भाव वैसे वैसे बिगड़ते जा रहे थे। वो एक झटके से अपने कुर्सी पर से खड़े हो चिल्लाकर राज से कहता है। क्या है ये सब? 15 साल पहले जब कृष्णा के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था तब तो ऐसा कुछ तूने बताया ही नहीं था, फिर अचानक से ये सब क्या है? गुस्से के कारण वो हौंफने लग गया था। रोहन के इस तरह के अचानक रिएक्शन से अविनाश और कियान दोनों हैरान हो जाते हैं और अपने अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या बात, क्या नहीं बताया, क्या है इस फाइल में? वही राज अपने जगह पर बैठा था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद राज जो बताता है उसे सुनाने के बाद अग्निहोत्री मैंशन। जैसे ही कृष्णा बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, आदित्य का ध्यान उसके सिर पर बांधे पट्टी पर जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से पीहू की आवाज आती है, जो सीढ़ियों से नीचे आते आते आदित्य से कहत रही थी। भाई आप जा रहे हो तो प्लीज कृष्णा को बोल दीजिएगा कि जल्दी आ जाए, सुबह से मैंने उसे देखा नहीं है। क्या हुआ, आप यहाँ गेट पर क्यों रुके हुए हो? तभी उसका कृष्णा की झलक दिखती है। कृष्णा, तुम आ गए। अरे ये चोट कैसे लगी तुम्हें भाई? अपने तो कहा था कि वो अपने एनजीओ गए हैं, फिर कृष्णा को चोट कैसे लगी? क्या हुआ है, कोई बताएगा? पीहू सवाल पर सवाल किए जा रही थी, जिसके कारण कृष्णा थोड़ी इरिटेट हो जाती है। बस चुप करो, सब कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। मैं बहुत थक गए हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई भी मतलब कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे। इतना कह वो सीधा अपने कमरे में जाती है। न पीहू और न ही आदित्य को कुछ कहने का समय मिलता है। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और आदित्य पीहू को भी आराम करने को कहता है, क्योंकि जब तक कृष्णा खुद न चाहे तब तक उसके पास कोई नहीं जाने वाला था। कृष्णा का कमरा। कृष्णा जैसे ही कमरे में आती है सबसे पहले क्लोजेट रूम से कपड़े लेकर चेंज करने जाती है और जो कपड़े ओम ने दिए थे उन्हें अलमारी में रख देती है।
इसके बाद बेड के साइड से अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाती है और उसमें कुछ करने लगती है। लगभग 2 घंटे बाद वो किसी को फोन करती है। फोन नयन ने लाकर दे दिया था। तो उधर से आवाज आता है, बॉस ये एक ट्रैप था आपको फंसाने के लिए, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए उन्हें हमारे बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आगे से हमें और सावधान रहना होगा। कृष्णा, इसमें खुद को शाबाशी देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी एक चूक उसे जिंदगी दे सकती है जो मैं हरगिज नहीं चाहती। ये तुम लोगों की आखिरी समझकर माफ कर रही हूँ। आगे से ऐसा नहीं जोनल चाहिए। उसे मेरी तरफ से अच्छा सा तोहफा जरूर पहुंचा देना, और ये भी कि यमराज हर बार चूक नहीं करता। उधर से डरी हुई आवाज आती है, जी जी बॉस, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और अपना काम भी हो जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। होना भी चाहिए, वरना। समझ गया बॉस। सामने से इतना कहते ही कृष्णा कॉल काट देती है और फोन को अपने हाथ में नचाते हुए खुद से कहती है, बस कुछ दिन और जी ले, खुद यमराज तेरे पीछे है, बस प्राण हारने की देरी है, बस आखिरी तुम बचा है। देखती हूँ मेरा तोहफा तुम्हें कितना अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ। कृष्णा उसको समय पूरी पशाई को लग रही थी, जिसका पागलपन उसको इंसान की जान लेकर ही काम होने वाला था। कृष्णा, इसमें खुद को शाबाशी देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी एक चूक उसे जिंदगी दे सकती है जो मैं हरगिज नहीं चाहती। ये तुम लोगों की आखिरी समझकर माफ कर रही हूँ। आगे से ऐसा नहीं जोनल चाहिए। उसे मेरी तरफ से अच्छा सा तोहफा जरूर पहुंचा देना, और ये भी कि यमराज हर बार चूक नहीं करता। उधर से डरी हुई आवाज आती है, जी जी बॉस, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और अपना काम भी हो जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। होना भी चाहिए, वरना। समझ गया बॉस। सामने से इतना कहते ही कृष्णा कॉल काट देती है और फोन को अपने हाथ में नचाते हुए खुद से कहती है, बस कुछ दिन और जी ले, खुद यमराज तेरे पीछे है, बस प्राण हारने की देरी है, बस आखिरी तुम बचा है। देखती हूँ मेरा तोहफा तुम्हें कितना अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ। कृष्णा उसको समय पूरी पशाई को लग रही थी, जिसका पागलपन उसको इंसान की जान लेकर ही काम होने वाला था। अब आगे रंधावा कॉर्पोरेशन। अब तो अविनाश और कियानी को भी पूरी बात जाननी थी कि आखिर बात क्या है, और सबसे जरूरी बात ये कृष्णा से जुड़ी थी। अविनाश दोनों को देख पूछता है, आखिर बात क्या है, आप बताओ, क्यों नहीं रहे हैं? मैं बताता हूँ, राज अपना सिर ऊपर कर कहता है। इस समय वो बहुत गंभीर लग रहा था। मैं बताता हूँ तुम्हें, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन 15 साल पहले जो रिपोर्ट मुझे मिली थी वो किसी ने बदल दी थी। कृष्णा के सिर पर चोट लगने के कारण मैंने उसके कुछ टेस्ट किए थे, क्योंकि उससे पहले मैंने कई बार कृष्णा को देखा था कि वो अपने इमोशंस, अपने भावों को सही से नहीं बता पहल रही थी, और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे शक हुआ, लेकिन मैं उसके टेस्ट पहले ही करने वाला था, मगर उससे पहले ही वो हादसा हो गया। जब मैंने वो टेस्ट करवाए तो मेरे पास जो रिपोर्ट आया था उसमें सब नॉर्मल था, किसी तरह की कोई परेशानी उसको रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा को नहीं थी। लेकिन जो फाइल अभी मुझे मिली है वो कृष्णा के ही है, और उसमें उसमें लिखे हैं कि उसे अफेक्टिव फ्लैटनेस, या कहें तो फ्लैट अफेक्ट है। सब सदमे में थे। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा था। राज अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहता है, इसका मतलब है कि उसे अपने इमोशंस दिखाने में परेशानी होती है। कभी सब सही रहेगा, एकदम नॉर्मल, लेकिन कभी कभी अचानक उसने बहुत गुस्सा आने लगता है, रोना आने लगता है, खुद के इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। और शायद यही हुआ था उसी दिन कृष्णा के साथ कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए होगी और उसमें लड़के को मारा होगा। इसका अगर इलाज न किया जाए तो बहुत से और भी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे वो इंसान डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है उसका दिमाग विकसित न हो बाकियों की तरह, और सबसे खतरनाक कि ये भी हो सकता है कि उसे इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर आईईडी भी हो जाए। इसमें उस इंसान को बहुत गुस्सा आता है, इतना कि वो खुद को या फिर आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। राज के बात खत्म करने पर वहां पूरी शांति फैल जाती है। उस तीनों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि इतना कुछ था कृष्णा के अंदर। रोहन वही अपने कुर्सी पर धम से बैठ जाता है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा हंसती मुस्कराती रहती थी, कभी ऐसा किसी ने महसूस ही किया? जरूर ये फाइल गलत होगी, अगर सही थी तो उस समय ये कहा थी। बताओ कैसे उसको समय इतना कुछ जो गया जबकि तुम कृष्णा की देखरेख कर रहे थे? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, और जहां तक मुझे लगता है कोई था उस समय जो हमें यह नहीं जानने देना चाहता था। मुझे तो ये भी शक है अब कि कहीं कृष्णा के भाग के जाने का कारण वही तो नहीं।
राज उसे समझाते हुए कहता है। लेकिन पापा ने और सभी ने सीसीटीवी देखा था न, उसमें तो हमें कुछ नहीं दिखा था ऐसा। साथ ही अगर कोई हमारा दुश्मन होगा तो किसी बच्ची के साथ बुरा क्यों करना चाहेगा? अविनाश दोनों को देख कहता है। उसके इस बात पर रोहन जवाब देता है, कर सकता है अभी दुश्मनों में कोई कुछ नहीं देखता है, और उस समय मैंने और बाकी सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया था। लेकिन वो नस जो कृष्णा के लिए रखी थी, वो कृष्णा के गायब होने के कुछ दिन बाद ही जॉब छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। मुझसे कहा कि घर में प्रॉब्लम है तो उसने जॉब छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है या तो उस नस का इसमें हाथ है या फिर वो कुछ तो जानती थी, शायद हमें उससे कुछ पता चले। मैं पता करवाता हूँ, तुम मुझे सारी जानकारी दे दे उसकी। और एक बात, यहाँ जो कुछ भी बात हुए है वो हम चारों के अलावा किसी को पता न चले जब तक मैं नहीं बोलती हूँ, रोहन सभी को वार्न करते हुए कहता है। दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में जहां एक बल्ब के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी रोशनी बस सामने लगे एक बारे से फ्रेम पर पड़ रही थी, जिसके सामने एक आदमी खड़ा था और उस फ्रेम में किसी और की नहीं बल्कि कृष्णा की फोटो लगी हुई थी। वो आदमी कृष्णा की फोटो देखते हुए जुनून और पागलपन के साथ कहता है, बस कल का इंतजार है, उसके बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा, लेकिन मुझे बस तुम चाहिए, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न कर लो, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। और बात रही तुम्हारे प्यार की, तो मैं वो तुम्हें करने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन तुम अब मुझसे भाग नहीं सकती। बनी, मेरी होने वाली। इतने कहते हुए वो आदमी पीछे मुड़ता है। वाइफ, हाँ हाँ हाँ। बल्ब में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, वो कोई और नहीं ओम था। आगे चलकर वो टेबल से फोन उठाता है और किसी को कॉल कर कहता है, काम कहाँ तक हुआ? मुझे सब चीज कल तक पूरी चाहिए, अगर एक भी गलती हुए तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। मुझे वो कल कहीं नहीं दिखना चाहिए। मरना नहीं है, एक भी खरोंच उसे आए तो तुम अपने बदन पर चोटों को गिनते रहना। फोन काट वो एक बार फिर उस फ्रेम की तरफ मुड़ता है, कृष्णा को देख मन में कहता है, काश तुम मुझे समझ पति, काश मैं तुम्हें पता मैंने क्यों नहीं दिया था तुम्हारा साथ। मुझे पूरा विश्वास है मैं तुम्हें खुद से प्यार भी करवाऊंगा और सच भी बताऊंगा, फिर चाहे उसके बाद तुम मुझे कोई भी सजा दो, मुझे मंजूर है। बात तुमसे दूर जाना नहीं और न अब जाऊंगा, तैयार रहना कल मेरी होने के लिए। अंधेरे कमरे में जहां एक बल्ब के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी रोशनी बस सामने लगे एक बारे से फ्रेम पर पड़ रही थी, जिसके सामने एक आदमी खड़ा था और उस फ्रेम में किसी और की नहीं बल्कि कृष्णा की फोटो लगी हुई थी। वो आदमी कृष्णा की फोटो देखते हुए जुनून और पागलपन के साथ कहता है, बस कल का इंतजार है, उसके बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा, लेकिन मुझे बस तुम चाहिए, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न कर लो, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। और बात रही तुम्हारे प्यार की, तो मैं वो तुम्हें करने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन तुम अब मुझसे भाग नहीं सकती। बनी, मेरी होने वाली। इतने कहते हुए वो आदमी पीछे मुड़ता है। वाइफ, हाँ हाँ हाँ। बल्ब में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, वो कोई और नहीं ओम था। आगे चलकर वो टेबल से फोन उठाता है और किसी को कॉल कर कहता है, काम कहाँ तक हुआ? मुझे सब चीज कल तक पूरी चाहिए, अगर एक भी गलती हुए तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। मुझे वो कल कहीं नहीं दिखना चाहिए। मरना नहीं है, एक भी खरोंच उसे आए तो तुम अपने बदन पर चोटों को गिनते रहना। फोन काट वो एक बार फिर उस फ्रेम की तरफ मुड़ता है, कृष्णा को देख मन में कहता है, काश तुम मुझे समझ पति, काश मैं तुम्हें पता मैंने क्यों नहीं दिया था तुम्हारा साथ। मुझे पूरा विश्वास है मैं तुम्हें खुद से प्यार भी करवाऊंगा और सच भी बताऊंगा, फिर चाहे उसके बाद तुम मुझे कोई भी सजा दो, मुझे मंजूर है। बात तुमसे दूर जाना नहीं और न अब जाऊंगा, तैयार रहना कल मेरी होने के लिए। अब आगे अगली सुबह। आज का मौसम बहुत सुहावना था, मौसम में नमी छाई हुई थी। कृष्णा सुबह सुबह उठकर 3 घंटे से अपने जिम में वर्कआउट कर रही थी। ऊपर से नीचे तक पूरी पसीने से तरबतर होने के बाद भी उसकी खूबसूरती में 1% का भी अंतर नहीं नजर आ रहा था, बल्कि उसके चेहरे से टपकता पसीना भी मोटी लग रहा था। आधा घंटे बाद वो रुकती है, उसकी सांसें इस वक्त बहुत तेज थी। टॉवल से अपने पसीने को पोंछते हुए उस कमरे बाहर आती है। कुछ समय बाद अपने कमरे से तैयार होगा बाहर आती है। इस समय उसने बाकी दिनों के मुकाबले काफी अलग रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन ब्लैक फिर भी था। ब्लैक स्कर्ट के ऊपर हल्के क्रीम कलर का बिजनेस सूट उस पर बहुत खिल रहा था।
आंखों में शैतानी चमक और अपने खतरनाक ऑरे के साथ वो नीचे आती है जहां आदित्य और पीहू पहले से ही बैठे किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। कृष्णा को आता देख चुप हो जाते हैं। इस पर वो कोई सवाल भी नहीं करती है और बाहर जाने लगती है। कृष्णा को सीधा घर से बाहर जाता देख आदित्य उसे रोक पूछता है, कहाँ जा रही है आप? इस तरह पूछने पर कृष्णा रुक जाती है मगर न तो कुछ बोलती है और न ही पीछे मुड़ती है। तो आदित्य आगे कहता है, कल आपको चोट लगी थी, फिर भी हमें पता है आप तो किसी की सुनेंगे नहीं, लेकिन हम आपको खुद के सेहत से खिलवाड़ करने बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए आइए, ब्रेकफास्ट बन गया है, साथ में करते हैं। लेकिन कृष्णा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है और ऐसे ही बोलती है, मेरा मन नहीं है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना कह वो बाहर चली जाती है। उसकी इस हरकत पर आदित्य को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था। वो पीहू दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और आदित्य पीहू को कृष्णा का लंच ले जाने को कहता है। ऑफिस में आज कृष्णा काफी जल्दी ऑफिस चली गई थी और इस बात की भनक वहां के किसी एम्प्लॉय को नहीं थी। एक तरह से आज सभी वोट लगने वाली थी। जैसे ही ऑफिस का समय शुरू होता है, कृष्णा सभी पर नजर रखती है और जो भी अपना काम नहीं कर रहे थे या टाइम पास कर रहे थे, उसने उत्साही के हाथ में रेजिग्नेशन लेटर थमा बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिस वजह से सभी खौफ में थे। पीहू आज थोड़ा लेट आई थी और इस बारे में उसने पहले ही बता दिया था और आते ही सोने कसम में लग गई थी। उसे भी ऑफिस में जो हुआ पता चल गया था, लेकिन उसे थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसके लिए ये आम बात है। कृष्णा पीहू को अपने कैबिन में बुलाती है। पीहू, बॉस अपने मुझे बुलाया। कृष्णा, हमारे ऑफिस में मिस्टर खन्ना आए तो उन्हें सीधा मेरे कैबिन में ले आना। दोबारा मुझसे पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीहू तो उसकी बात सुन चौंक जाती है कि उसे कैसे पता कि मिस्टर खन्ना आएंगे। अगर कल आया होता तो सबसे पहले उसे पता चलता। वो सारी बातों को साइड में रख हाँ में अपना सिर हिलाकर ठीक है कहती है और बाहर चली जाती है। कृष्णा, जो अभी तक शांति से बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा था जो ओम से हित में तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। 1 बजे के आसपास अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस के बाहर ओम की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से निकल वो अंदर जाने लगता है। जैसे ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास जाता है, पूरा ऑफिस मतलब जो भी वहां थे सभी का ध्यान उनके ऊपर जाता है। वैसे तो सभी उन्हें जानते थे क्योंकि राम और ओम दोनों 1 महीने तक ऑफिस आए थे। राम उसको लड़की को सीईओ को इन्फॉर्म करने को जीता है, जिसे सुन वो पहले पीहू को बताती है क्योंकि कृष्णा से मिलने की इजाजत तो उन्हें थी नहीं, बात तो बहुत दूर की बात है। पीहू को जब पता चलता है तो वो जल्दी उन्हें लेने आती है और कृष्णा के कैबिन के बाहर खड़ी होकर गेट नॉक करती है, जिस पर अंदर से कृष्णा इजाजत देती है। राम, बाहर ही रुको जरा है, और पीहू भी ओम को अंदर छोड़ बाहर चली आती है। अंदर कैबिन में ओम चलकर कृष्णा के सामने वाले चेयर पर बैठ जरा है और टेबल पर एक फाइल उसे सामने करता है। उसे इस तरह बिना पूछे बैठने और फाइल को देख अपनी भावों को उठा पूछती है, क्या है ये और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जहाँ तक मुझे पता है हमारा काम खत्म हो चुका है। काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन लगता है मिस अग्निहोत्री काल की बात भूल गए हैं कि उन्होंने काल क्या कहा था। ओम भी आराम से एक और दूसरे पर रख बोलता है, जिस पर कृष्णा कहती है, कौन सी बात और ऐसी कौन सी बात हो गई कि मिस्टर खन्ना को खुद यहाँ आना पड़ा? चलिए बात को बिना घुमाए मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले, वो भी आज अभी उसकी वक्त, और मुझे यकीन है कि ये अपनी जान बचाने की कीमत आप मुझे जरूर देंगे और अपने बात से बिल्कुल नहीं मुकरेंगी, वरना। ओम सीधा अपनी बात कृष्णा के सामने रख देता है। उसे यकीन था इस पर कृष्णा जरूर गुस्सा करेगी, लेकिन कृष्णा उसके सोच से भी परे थी। वो क्या है इसका अंदाजा भी वो नहीं लगा सकता था, और अगर उसे पता चला तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी उसके जवाब में जो कृष्णा ने कहा उसे सुन हैरानी के साथ अपने जगह से खड़ा हो जाता है। अंदर कैबिन में ओम चलकर कृष्णा के सामने वाले चेयर पर बैठ जरा है और टेबल पर एक फाइल उसे सामने करता है। उसे इस तरह बिना पूछे बैठने और फाइल को देख अपनी भावों को उठा पूछती है, क्या है ये और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जहाँ तक मुझे पता है हमारा काम खत्म हो चुका है। काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन लगता है मिस अग्निहोत्री काल की बात भूल गए हैं कि उन्होंने काल क्या कहा था। ओम भी आराम से एक और दूसरे पर रख बोलता है, जिस पर कृष्णा कहती है, कौन सी बात और ऐसी कौन सी बात हो गई कि मिस्टर खन्ना को खुद यहाँ आना पड़ा?
चलिए बात को बिना घुमाए मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले, वो भी आज अभी इसी वक्त, और मुझे यकीन है कि ये अपनी जान बचाने की कीमत आप मुझे जरूर देंगे और अपने बात से बिल्कुल नहीं मुकरेंगी, वरना। ओम सीधा अपनी बात कृष्णा के सामने रख देता है। उसे यकीन था इस पर कृष्णा जरूर गुस्सा करेगी, लेकिन कृष्णा उसके सोच से भी परे थी। उसके जवाब में जो कृष्णा ने कहा उसे सुन हैरानी के साथ अपने जगह से खड़ा हो जाता है। अब आगे ओम के धमकी देने पर भी कृष्णा के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे, बल्कि उसके होठों पर वो तिरछी मुस्कान कायम थी। ओम को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये चीज आने नहीं दी थी। लेकिन उस मन में ये बात थी कि उसे अभी एक गुस्सा क्यों नहीं आया, जबकि वो इतनी बड़ी बेउस से कह रहा था। फिर भी इन सभी को अपने दिमाग से हटा वो दोबारा कृष्णा से कहता है, आपके सामने पेपर पड़े हैं। आपने ही काल कहा था कि आप अपनी जान बचाने का एहसान अदा करना चाहती है, तो लीजिए मैं अपनी कीमत लेकर आ गया। आपको इतना यकीन क्यों है कि मैं आपसे शादी कर लूंगी? क्या हो अगर मैं ऐसा कुछ न करूं तो क्या करेंगे आप? कृष्णा आपने उंगलियों के बीच पेन को घूमते हुए कहती है। इतनी गंभीर बात पर भी ऐसा लग रहा था कि वो ओम की सारी बातों को मजाक में ले रही है, जिससे ओम को अब गुस्सा आने लग गया था। तो ठीक है, ये करने पर अपने ही मुझे उकसाया है। टेबल पर अपना हाथ मारते हुए आगे कहता है, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो आप किसी अपने को खो देंगी। इतना कह वो कृष्णा को एक मजाक भरी मुस्कान देता है। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, किसी के हंसने की आवाज उस कमरे में गूंज उठती है। हाँ हाँ हाँ, ख्वाब अच्छे देखते हैं आप मिस्टर खन्ना, लेकिन कभी सामने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। अपने ऊपर ज्यादा अति आत्मविश्वास हमें ही खतरे में डाल देता है। कहना क्या चाहती है आप? साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। ओम परेशान होकर पूछता है। ओह लगाता है मिस्टर खन्ना परेशान हो गए। दूसरों को किडनैप करने के बारे में सोचने से पहले अपने परिवार की सुरक्षा तो की थी ना। कृष्णा की इस बात को तो पहले वो समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसे समझ आता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से किसी को कॉल करता है। उधर से कुछ कहा जाता है तो वो फोन वही दीवार पर फेंक देता है और कृष्णा के पास जाकर उसकी कुर्सी के दोनों साइड हाथ रखकर कहता है, कहा है मेरे मॉम डैड? क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो। अरे अरे, आप तो इतने में ही परेशान हो गए? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। यही तो तुम मेरे साथ भी करने वाले थे, मेरे भाई को किडनैप करवाकर। क्यों? सही कहा ना। हम शादी करनी है मुझसे, ठीक है कर लेते हैं, लेकिन मेरे तरीकों से, मेरे शर्तों पर। रंधावा मैंशन। सभी लोग हॉल में परेशान बैठे हुए थे, जैसे पता नहीं सारी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली हो। कियान इरिटेट होते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर। जब तक वो यहाँ रहेंगी मैं बिल्कुल भी घर में कदम नहीं रखने वाला। मैं तो कहता हूँ चलिए कहीं भाग चलते हैं। कियान, क्या बकवास किए जा रहे हो? हम सब कैसे कहीं जा सकते हैं? वो बड़ी है हमसे, अजर हमने ऐसी वैसे कोई भी हरकत की तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। नेहा उसे डांटते हुए कहती गई, जिस पर कियान का मुंह लटक जाता है। सब बात कर ही रहे थे तभी गेट से आवाज आती है, कहाँ मर गए सब के सब? इतना सुनना कि सब हरबारा जाते हैं। अरे बाप रे, ये हिटलर इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, इतना कहते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ ओम और कृष्णा एक बिल्डिंग से दोनों बाहर आते हैं, जहां ओम लगातार अपने हाथ में पकड़े उन कागजों को एकटक देखे है जा रहा था। उसे इस तरह देख कृष्णा कहती है, इस तरह देखने से कुछ नहीं बदलने वाला है। अब अपने घर जाए शांति से, आपके मॉम डैड आपको आपके घर पर मिल जाएंगे। कृष्णा ओम को वही छोड़ अपने कार से वापस चली जाती है और ओम अभी भी वही खड़ा सदमे में खड़ा था। क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? तुम्हारे अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे झुका सके। अब तो ये भी करना मुश्किल है, तुम्हें मुझसे कभी प्यार होगा भी या नहीं, और कितना तड़पना बाकी है। इस कागज की तरह कहीं अपने रिश्ते की डोर भी हल्की है। हाँ, न जाने और कब तक तन्हाई मुझे जारी रहेगी। सभी लोग हॉल में परेशान बैठे हुए थे, जैसे पता नहीं सारी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली हो। कियान इरिटेट होते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर। जब तक वो यहाँ रहेंगी मैं बिल्कुल भी घर में कदम नहीं रखने वाला। मैं तो कहता हूँ चलिए कहीं भाग चलते हैं। कियान, क्या बकवास किए जा रहे हो? हम सब कैसे कहीं जा सकते हैं? वो बड़ी है हमसे, अजर हमने ऐसी वैसे कोई भी हरकत की तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। नेहा उसे डांटते हुए कहती गई, जिस पर कियान का मुंह लटक जाता है। सब बात कर ही रहे थे तभी गेट से आवाज आती है, कहाँ मर गए सब के सब?
इतना सुनना कि सब हड़बड़ा जाते हैं। कियान अपने जगह से उछलकर खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये हिटलर इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो चला अपने कमरे में, आप लोग अपना देखिए। जैसे ही जाने लगता है रोहन उसे रोक कहता है, खबरदार, अगर इधर से कहीं हिले भी तो शांति से अपनी जगह पर खड़े रहो। अरे कहाँ मर गए सब के सब? दोबारा आवाज आती है तो सब गेट की तरफ जाते हैं, जहां एक 70 साल की औरत जिसने भारी भरकम साड़ी के साथ अपने आप को गहनों से लादे हुई थी, वो चलकर अंदर आ रही थी। उनके पीछे दो नौकर ढेर सारा सामान अपने साथ आ रहे थे। वही इतनी सामान को देख कियान अपने बगल में बिना देखे कहता है, ये यहाँ रहने आए हैं या बसने? इतना सारा सामान ही। बोलो धीरे से हंसते हुए। जैसे ही बगल देखता है उसकी सारी हंसी छू मंतर हो जाती है। सामने रोहन अपनी जानलेवा नजरों से उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था, तो वो अपने मुंह पर उंगली रख एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। वही वो औरत चलते हुए आती है, तब रणजीत जी और जसवंत जी उनके पैर छूते हैं तो वो उन्हें आशीर्वाद देती है। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों से कहा था न कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? पता भी है पूरे 200 रुपये लिए हैं उस कलमोहे ड्राइवर ने मुझे यहाँ छोड़ने के। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये नहीं कि मेरे पैर छू कर आशीर्वाद ले, शहद में आकर तो तुम लोगों में संस्कार ही खत्म हो गए हैं। कुछ सीखा छोटे अपने बच्चों को, नहीं तो नाक कटवा देंगे तेरी। इतने भाषण सुन बाकी चारों भी जल्दी से आकर उनके पैर छू लेते हैं। तो पहले इन मोहतरमा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये बला है क्या। तो ये है रेवती मुखर्जी और रणजीत जी की बड़ी बहन, अपनी नहीं बड़े पापा की। लेकिन उनके अचानक मौतली वजह से रणजीत जी के पिता ने इन्हें गोद ले लिया और अपना नाम दिया उसको। समय ये 14-15 साल की थी। इनकी शादी एक गांव में हुई थी। उसके बाद रणजीत जी शहर आए थे। पहले तो ये ठीक ही थी, बस घमंड बहुत है। लेकिन जब रणजीत जी को इतना बड़ा बिजनेस करते देख, इतना अमीर बनते देख, इनके मन में उनके लिए नफरत ने थोड़ी जगह बना ली। साल में 2 से 3 महीना यहाँ ऐश करने आती है। ऐसा नहीं है कि इनका परिवार गरीब है, बल्कि इनकी पति गांव के मुखिया है, लेकिन बहुत ही सरल और निश्चल स्वभाव के हैं, जो इन्हें रास नहीं आता। बड़ी होने के कारण कोई इन्हें कुछ नहीं बोलता है, जबकि इनके कारनामे जानेंगे तो आपको खुद गुस्सा आएगा। इनके सोच के मुताबिक लड़कियां बोझ होती हैं, जबकि इनकी खुद की एक पोती है जिन्हें ये बहुत प्यार करती है और अपने जैसा ही बनाया भी है, घमंड सी भरी और लालची। इसीलिए सब परेशान थे, क्योंकि कोई भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। बस बड़ों के लिहाज इजाजत के खातिर चुप रहना पड़ता था। अब देखते हैं इस बार ये कौन सा कारनामा करती है और इनका घर में रहना क्या रंग लाता है। रेवती जी सड़कों हटाते हुए जाकर हॉल में बैठ जाती है और नेहा को आते ही अपनी फरमाइशों की लिस्ट सुनाने लगती है। और पुत्र, तूने सगाई कर ली लेकिन अपनी बुआ दादी को लेने नहीं आया। पता नहीं किस लड़की से तुम शादी कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम मेरी पसंद की किसी लड़की को चुन लेता। खैर अब कर भी क्या सकते हैं तुम लोग, कहाँ अब बड़ों की बात मानने लगे। ये बात वो अविनाश से कह रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदार में से ही किसी लड़की का रिश्ता भेजा था, मगर उसने मना कर दिया, जो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही वो कुछ न कुछ खोट सब में निकल रही थी और सब चुपचाप सुन रहे थे, या ये कहना सही होगा कि सुनना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जो बात वो बोलती है उसे सुन सभी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ओम अभी भी अपने हाथ में पेपर पकड़े खड़ा था, जबकि कृष्णा वहां से जा चुकी थी। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, तब जाकर वो होश में आता है। पीछे खड़ा राम उससे कहता है, क्या हुआ सर? मुझे मैडम की असिस्टेंट ने बोला आप यहाँ हैं, लेकिन मैम तो कहीं नहीं दिखा रही। बोलते बोलते उसका ध्यान उस पेपर पर लिखे शब्दों पर जाता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, ये क्या सर? आप तो मैडम से शादी करने वाले थे न, फिर आपने ये जया किया। आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं? इससे बेचारी मैडम को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बॉस, बिल्कुल भी नहीं। उसकी नज़र जैसे ही ओम की नज़रों से मिलती है, वो 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि ओम की आंखें अब लाल हो रही थी, शायद इसलिए कि राम नहीं जले पर नमक छिड़कने का काम किया था अभी अभी। वो गुस्से में उसे गाड़ी निकलने को कहता और उसको बाद खन्ना मैंशन चलने को कहता है। गाड़ी में भी उसका ध्यान बस उस पेपर पर लिखे 2 शब्दों पर अटका हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज।
ओम अभी भी अपने हाथ में पेपर पकड़े खड़ा था जबकि कृष्णा वहां से जा चुकी थी। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, तब जाकर वो होश में आता है। पीछे खड़ा राम उससे कहता है, क्या हुआ सर? मुझे मैडम की असिस्टेंट ने बोला आप यहाँ हैं, लेकिन मैम तो कहीं नहीं दिखा रही। बोलते बोलते उसका ध्यान उस पेपर पर लिखे शब्दों पर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, ये क्या सर? आप तो मैडम से शादी करने वाले थे न, फिर आपने ये जया किया। आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं? इससे बेचारी मैडम को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बॉस, बिल्कुल भी नहीं। उसकी नज़र जैसे ही ओम की नज़रों से मिलती है वो 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि ओम की आंखें अब लाल हो रही थी, शायद इसलिए कि राम नहीं जले पर नमक छिड़कने का काम किया था अभी अभी। वो गुस्से में उसे गाड़ी निकलने को कहता और उसको बाद खन्ना मैंशन चलने को कहता है। गाड़ी में भी उसका ध्यान बस उस पेपर पर लिखे 2 शब्दों पर अटका हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो उसे देख लगातार कुछ सोच रहा था। उसे इतना भी होश नहीं था कि 5 मिनट से ज्यादा हो गए हैं कार को रुके हुए। राम उसे बताना चाहता था कि वो लोग घर आ गए हैं, लेकिन ओम को इतने गहरी सोच में डूबे देख वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 5 से 10 मिनट हो जाते हैं तब जाकर राम ओम को कहता है, सर घर आ गया है अंदर सर, और मैम आपका इंतजार कर रहे हैं। तब जाकर वो अपनी सोच से बाहर निकालता है और उसमें पेपर को अपने पॉकेट में रख अंदर चला जाता है। अंदर हॉल में रोहित और ऋतु बैठे हुए थे। ऋतु तो बहुत डर गई थी तो वो रोहित के गले लगे बैठी हुई थी। जैसे ही उनका ध्यान बाहर से आते अपने बेटे पर जाता है वो दौड़ते हुई उसके गले लग जाती है। तू ठीक तो है न? मैं बहुत डर गई थी। चल आज तुम कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। ओम भी शांति से उन्हें गले लगाए सोफे पर बैठ जाता है। उसकी नजरें रोहित की नजरों ने जा मिलते हैं जो उसे कुछ कह रहा था, जिस पर वो बस अपनी पलकें झपका देता है। चलिए माँ आपके कमरे में चलते हैं, आपको आराम की जरूरत है, चलिए मैं आपके पास ही हूँ। ऐसे ही बोल वो राहुल को अपने साथ उसके कमरे में ले जाता है और वही रोहित ऊपर स्टडी रूम चला जाता है। लगभग आधे घंटे बाद ओम कमरे से बाहर आता है और सीधे स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम रोहित और ओम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। चारों तरफ शांति फैली हुई थी, जिसको तोड़ते हुए रोहित ओम से पूछता है, क्या हो रहा है? कुछ बताओगे तुम? मैं बताता हूँ, उससे पहले आप ये बताइए आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अचानक ही बेहोश हो गया था कार में, और जब होश आया तो ऋतु कुछ लोगों के कब्जे में थी। वहां हमारे एक भी गार्ड्स मौजूद नहीं थे। मैं अकेले होता तो उनसे आराम से लड़ सकता था, लेकिन उनके निशाने पर तुम्हारे माँ थी। एक पल को तो मुझे हैरानी हुई कि ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बस राहुल को निशाना बनाए मुझे वही रोका हुआ था, और 2 घंटे बाद हमें बिना कुछ किए छोड़ दिया। रोहित उसे सब कुछ बता देता है जो भी वहां हुआ था। रोहित के बात खत्म होते ही ओम उसके सामने वो पेपर टेबल पर रख देता है, जिसे देख रोहित उसे सवाल भरे नजरों से देखते हुए पेपर को खोलता है। जिसके बाद ओम जो बताता है उसे सुन रोहित हैरान हो जाता है। रंधावा मैंशन। रेवती जी अपने आप को बड़ा दिखाते हुए कुछ न कुछ कह ही रही थी, जिसे सब मजबूरी में सुन रहे थे। तभी उनका ध्यान हॉल में लगे एक तस्वीर पर जाती है, जिसे देख वो मुंह बनाते हुए कहती है, तुम लोगों ने इस मनहूस की तस्वीरें अभी तक रखी भी है तो कम से कम हार तो चढ़ा देते उसको। मनहूस को मरे हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन तुम लोग हो कि अभी भी उसके पीछे पड़े हो। मेरे लिए तो अच्छा ही है कि मर गए। जब भी उसे देखती थी मेरा तो खून ही खोल जाता था। बस दीदी कितना बोलेगी उसको, बच्ची को अभी तो वो है भी नहीं, अभी तो उसे चैन से रहने दीजिए। गुस्सा तो सभी को बहुत आ रहा था, पर जब जसवंत जी से रहा नहीं जाता तो वो बोल ही देती है। कौन अपने जिगर के टुकड़े के ब्रेकफास्ट में कुछ भी बुरा सुन सकता है, वो भी तब जब उसे देखे अरसा हो गया हो। जसवंत जी से और सुना नहीं जाता तो वो अपने तबीयत का बहाना कर अपने कमरे में जाने लगती है। उनके पीछे रंजीत जी भी खड़े होते हैं और रेवती जी से कहते हैं, आप यहाँ आए हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यही आशा करूंगा कि अब से आप कृष्णा के बारे में एक भी अपशब्द नहीं कहेंगी। सफर से थक गए होंगी, जाकर आराम कर लीजिए। इतना कह वो जसवंत जी के पीछे उनके पीछे चले जाते हैं। दोनों के जाने के भेद वो मुंह बनाते खुद हुए कहती है, हूँ सबको तो मैं दुश्मन ही लगती हूँ। सही तो कहा, मनहूस ही तो थी, तभी तो घर के वारिस को कहा गई। मुझे क्या है, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो बस कर लूँ तो मेरी पोती के भाग खुल जाए। फिर सामने कियानी और अविनाश को देख कहती है,
अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल मुझे कमरे तक छोड़ और मेरा सारा सामान सही सलामत पहुंच जाना चाहिए। कोई संस्कार नहीं है इन बच्चों में। ऐसी ही थे ये, इनके लिए दूसरे के घर की बेटी बोझ है और खुद की पोती को ये परी समझती है। दिखावे के लिए ये सभी से बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन इनके मन में क्या है ये सब जानते हैं। इन्होंने कृष्णा को बहुत टॉर्चर किया है बचपन में, जो किसी को नहीं पता है, ये हम आगे जानेंगे भी। वही जसवंत जी के कमरे ने वो रणजीत जी के गले लगी बैठी हुए थी। नीचे जो भी बात हुए उसे सुन उनका मन बहुत बेचैन हो गया था, जिसे रणजीत जी शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए जी, मुझे न वो कृष्णा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। वो बच्ची जो उसको दिन पार्टी में आई थी न, वो पता नहीं उससे एक अलग सा लगाव हो गया था। एक ही मुलाकात एमएस जैसे वो हमारी कृष्णा हो, हमारी क्रिसु। प्लीज मेरे लिए आप एक बार उसे घर लेकर आइए न, या फिर मुझे ही ले चलिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, आपको कुछ हो जाता है तो हमारी जान निकल जाती है। रंजीत जी भी कुछ सोच हाँ कह देते हैं। स्टडी रूम। रोहित और ओम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। चारों तरफ शांति फैली हुई थी, जिसको तोड़ते हुए रोहित ओम से पूछता है, क्या हो रहा है, कुछ बताओगे तुम? मैं बताता हूँ, उससे पहले आप ये बताइए, आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अचानक ही बेहोश हो गया था कार में, और जब होश आया तो ऋतु कुछ लोगों के कब्जे में थी। वहां हमारे एक भी गार्ड्स मौजूद नहीं थे। मैं अकेले होता तो उनसे आराम से लड़ सकता था, लेकिन उनके निशाने पर तुम्हारे माँ थी। एक पल को तो मुझे हैरानी हुई कि ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बस राहुल को निशाना बनाए मुझे वही रोका हुआ था, और 2 घंटे बाद हमें बिना कुछ किए छोड़ दिया। रोहित उसे सब कुछ बता देता है जो भी वहां हुआ था। रोहित के बात खत्म होते ही ओम उसके सामने वो पेपर टेबल पर रख देता है, जिसे देख रोहित उसे सवाल भरे नजरों से देखते हुए पेपर को खोलते ही उनके मुंह से निकलता है, ओम क्या है ये, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो बचपन से कहते आ रहे हो कि तुम्हें कृष्णा से ही शादी करने हैं, फिर ये क्या है? हाँ मैंने कहा था डैड। और अभी वो बोल ही रहा था कि रोहित उसे बीच में रोक फिर से कहता है, कहीं यही वजह तो नहीं जो तुम बार बार कृष्णा का नाम लेकर शादी से मना करते आ रहे हो और किसी और से प्यार करते हो? देखो सच सच बताओ, कौन है वो लड़की और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या चक्कर है? मैंने कृष्णा से ही शादी की है, उससे ही जिससे मैं बचपन से करना चाहता था। फिर वो अभी तक जो भी हुआ वो बताने लगता है। ओम ने अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं बताया था। और अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो उसे अपने प्यार का एहसास करवा कर करते। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब है? लास्ट तक आते आते उनकी आवाज में गुस्सा नजर आने लगता है। ओम बचपन से ही अपने डैड के बहुत करीब है। एक चीज ये भी कह सकते हैं कि दोनों का नेचर लगभग सेम ही है। ओम का व्यवहार अपने डैड से बहुत फ्रेंडली है। ये सब मैंने नहीं, कृष्णा ने किया है। फिर वो ऑफिस में जो भी हुआ बताने लगता है। हम आगे से चलते हैं जहां छोड़े थे। फ्लैशबैक। हमने पढ़ा था कि कृष्णा ने शादी के लिए न कर दी, लेकिन अपने शर्तों पर। तुम्हें ही मुझसे शादी करनी थी न, तो अब शादी तो होगी, लेकिन मेरी माँ जी और मेरी शर्तों पर। वो अपना ड्रॉअर खोलती है और उसमें से कुछ पेपर बाहर निकाल ओम के सामने कर देती है। उसी समय ओम को कॉल आता है, जिसको कृष्णा उठाने का इशारा करती है, और होता भी वही है। उधर से गार्ड का कॉल आता है, जो बताते हैं कि किसी ने उन्हें चकमा देकर कार चेंज कर ली है और उसके मॉम डैड का कुछ पता नहीं चल रहा। ओम के लिए ये सच में हैरान था, क्योंकि वो गार्ड्स बहुत ट्रेंड थे और उन्हें चकमा देना आज तक किसी के बस की बात नहीं थी। अब तो उसे सच में लग रहा था कि ये वो कृष्णा है ही नहीं जो बचपन में हुआ करती थी, शांत और चुलबुली। अगर सपनों ने बाहर आ गए हो तो बात करें मिस्टर खन्ना, ये रहे पेपर्स आपके सामने, पढ़ लीजिए। ओम पेपर उठा पढ़ने लगता है, जिसमें पहले पन्ने पर ही लिखा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसका साफ मतलब है ये शादी शर्तों पर टिकी हुई है। एल जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी भौहें सिकुड़ती जा रही थी। वो उन पेपर को टेबल पर पटकते हुए कहता है, क्या बकवास है ये, मैं नहीं मानता। ऐसी शर्तों मुझे तुमसे शादी करनी थी, ऐसी शादी जो जन्मों जन्म तक साथ हो, या तुम ये 2 साल की शादी करना चाहती हो? अच्छा मजाक है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है मिस अग्निहोत्री, जो आज किया कल मन नहीं, यो तलाक ले लो। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी ये बेहुदगी भारी बातों को मन भी लूंगा? आपकी शादी आपको ही मुबारक।
वो जैसा ही जेन लगता है कृष्णा की आवाज उसके कदम रोकने पर मजबूर कर देती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पासा उस पर ही भारी पड़ जाएगा। हाँ, उसे शादी करनी थी, लेकिन 2 साल के लिए नहीं, मरते दम तक के लिए इस्तेमाल अपना बनाना है। मिस्टर खन्ना, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया गया, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगी? लगता है आपने मेरी बात तो हल्के में ले लिया। मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी थी, बल्कि बताया है कि आपको ये करना ही है। होगा, आपके मॉम डैड अभी मेरे पास है, मुझे इतना अच्छा भी मत समझिएगा कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, आप चाहे तो मैं आपको ट्रेलर दिखा सकती हूँ। कृष्णा इस वक्त जितनी शांत थी उतने ही गुस्से में ओम था, या फिर गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि क्यों वो यहाँ आया। उसे अपने पागलपन में ये सब नहीं करना चाहिए था। उसे कृष्णा को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, या बात हाथ से निकल चुका था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ अपने शर्तों को भी जोड़ना है। इसने तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उसने हार मान ली, क्योंकि जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं चला जाता वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ नहीं सकता, और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अभी जिसे वो बच सके। उसके बाद दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, जहाँ कृष्णा का वकील पहले से ही सारी तैयारी करके रखे हुए तगा कुछ बदलाव के लिए दोनों पति पत्नी बन जाते हैं 2 साल के लिए। फ्लैशबैक एंड ओम के बाद खत्म करने पर स्टडी रूम में शांति फैल गई थी। ओम जब सामने देखता है तो उसके डैड एक तक उसे ही देख रहे थे। वैसे भी ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि उनका बेटा, जो किसी से हारता नहीं है, आज इतनी आसानी से हार मान गया कि उसने कोशिश तक नहीं की। पापा, वो हमारी कृष्णा है, मेरी बन्नी, लेकिन वो बदल चुकी है। मैंने उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजों के अलावा कुछ भी पता नहीं चला, जिससे मैंने अपने खास लोगों को इस काम पर लगाया है। पता नहीं, उसके आंखों में देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इस पर रोहित कहता है, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानता हूं तुम उससे बहुत प्यार करते हो, और अगर बचपन में भी मैं नहीं रोकता तो तुम उसके साथ होते, लेकिन कुछ चीजों का समय पर होना ही सही होता है। जल्दीबाजी से काम बिगड़ जाता है, जैसा तुम देख ही रहे हो। और इतना तो समझ आ गया कि उसे तुम्हारे हर एक कदम के बारे में पता है, हर एक जानकारी है उसे यहाँ की। उसके बाद वो कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुन ओम का लटका हुआ चेहरा दोबारा तरोताजा हो जाता है। Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.